नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। पहाड़ समाचार की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राज्यसभा सांसद का निर्विरोध चयन हो गया है। बीजेपी नेता नरेश बंसल राज्यसभा सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। विधानसभा में प्रभारी सचिव मुकेश सिंघर ने नरेश बंसल को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिया। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मौजूद रहे। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि वह प्रदेश के विकास में पूरा सहयोग करेंगे और राज्य के अंतिम व्यक्ति की भी आवाज राज्यसभा के जरिए केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि नरेश बंसल पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनका चुनाव पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को सम्मानित करने जैसा है। वहीं नरेश बंसल के राज्यसभा सांसद बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और पार्टी दफ्तर में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको पृथक राज्य दिया। उनके सपनों को साकार करने में श्री नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान की हमारी सरकार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उन कामों को आगे बढ़ाकर उन आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने का मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। नरेश बंसल जी हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं। बचपन से विचारों से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हैं, संगठन मंत्री रहे हैं। बहुत से क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, मजदूरों के क्षेत्र में किया है। बहुत अच्छा 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको मिला है। आज वो हमारे उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। हम सब उनको बधाई देते हैं और बड़ा हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर भव्य तैयारियां चल रही है। प्रशासन मेला का आयोजन भव्य और दिव्य बनाने में जुटा है। दीवारों को कलरफुल बनाया जा रहा है तो अब गंगा किनारे बने भवन, होटल और धर्मशालाएं भी एक रंग रंगी नजर आएंगी। मेलाधिकारी के निर्देश पर एचआरडीए सचिव और अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह ने व्यापारियों के साथ बैठक भी की और गंगा फेसिंग भवनों को सजाने संवारने की योजना के बारे में जानकारी दी। अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह ने बताया कि बैठक में केसरिया और चटकीले पीले रंग का चयन किया गया है। इन रंगों से भव्यता अलग ही नजर आएगी। करीब 4 किलोमीटर के एरिया के 151 भवन, आश्रम और होटल इन्हीं रंगों में रंगे नजर आएंगे। गंगा फेसिंग जितने भी भवन हैं, चाहे आश्रम है, चाहे होटल हैं, चाहे आवासीय वो भवन हो, उनकी आज एक बैठक बुलाई गई थी मेलाधिकारी महोदय के निर्देश पे। सबसे निवेदन किया गया है कि वो कलर उनको बताए गए हैं, उनकी राय से ही कलर का निर्धारण किया गया है कि आप इस तरह के कलर अपने भवनों को करें ताकि एक नई चीज़ पहली बार जो है हरिद्वार में दिखाई दे। इसी प्रकार उनसे निवेदन किया गया है कि लाइट्स का भी विशेष प्रबंध करें। जिस प्रकार से इतना बड़ा कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी, उसमें एक पॉजिटिव वाइब्स लोगों को मिलेंगी। गंगा तट पर बैठेंगे और सामने जब एक रूप में, एक रूपता में भांति भांति के चित्र बने हुए, भांति भांति के उसमें लाइट्स लगी हुई ऐसी जब बिल्डिंग्स दिखाई देंगी तो निश्चित रूप से कुंभ के अवसर पर हरिद्वार नगरी बहुत सुंदर दिव्य रूप में समझ में आएगी। उत्तराखंड में हाल ही में हुए वन रेंजर्स के तबादलों को वन मंत्री हरक सिंह रावत ने निरस्त करने के आदेश दिए हैं। पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने रिटायरमेंट से ठीक पहले ही वन रेंजर्स का तबादला किया था। हरक सिंह रावत ने प्रमुख सचिव को तत्काल प्रभाव से तबादले निरस्त करने के आदेश दिए। वन मंत्री का कहना है कि प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने 0 सत्र में नियम के खिलाफ कई रेंजर्स के तबादले किए थे, जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है। प्रमुख सचिव को कहा है कि ये सत्र 0 सत्र किया गया था और 0 सत्र में बिना मुख्यमंत्री जो कार्मिक मंत्री है, बिना उनकी अनुमति के कोई भी ट्रांसफ़र किया गया है, उसको तत्काल निरस्त कर दें। आज ही मैंने प्रमुख सचिव वन को कह दिया है कि आप कार्योत्तर स्वीकृति लेने के लिए पत्रावली मेरे पर भेज दें, लेकिन ऐसे ट्रांसफ़र जो बिना नियमों के तय किए गए हैं उन सबको निरस्त कर दें। उत्तराखंड के गांव के उत्पादों को अपनी पहचान दिलाने के लिए उत्तराखंड वन विभाग की ओर से नए आउटलेट की शुरुआत की गई है। देहरादून के एक निजी होटल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने आउटलेट की शुरुआत की।
इस दौरान वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि प्रदेश के ग्रोथ सेंटर में 2 दर्जन से ज्यादा स्थानीय उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनको बेचने के लिए अब तक कोई बाजार उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब इस आउटलेट के जरिए प्रदेश के उत्पाद पूरे देश के लोगों के लिए उपलब्ध होगा। सीएम ने कहा कि होली हिमालय के नाम से जल्द ही एक नया ब्रांड भी सरकार ला रही है। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के सभी 750 वन पंचायत में जायका प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है। तो हमारे ग्रोथ सेंटर हैं और उनसे जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो जो उत्पाद कर रहे हैं उसके लिए एक सेल पॉइंट उसका जहाँ पर लोकार्पण किया गया है, उद्घाटन किया गया है और ये यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से अधिक उत्पाद अभी उपलब्ध हैं। हमारे जापान सरकार के सहयोग से जो जायका प्रोजेक्ट है, 750 वन पंचायतें हमारे इस प्रोजेक्ट के तहत चल रही हैं। लगभग 800 करोड़ रुपया हमने 5 वर्ष में इस पर खर्च करना। हर वर्ष हम 100 करोड़ रुपया लगभग इस योजना के तहत खर्च करते हैं। तो ये उत्तराखंड के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर हरक सिंह रावत को लेकर बयान दिया है। दरअसल हरक सिंह रावत ने हाल ही में हरीश रावत से मिलने की इच्छा जताई थी और कहा था कि हरीश रावत उनके बड़े भाई हैं, जिसे लेकर प्रीतम सिंह ने कहा हरक सिंह रावत को हरीश रावत से घर जाकर मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने कहा सरकार के सभी मंत्री विधायक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज हैं। हालांकि हरक सिंह की वापसी पर प्रीतम सिंह ने कहा कि उनकी वापसी का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ही करेगा। हरक सिंह जी ने कहा हरीश रावत जी बड़े भाई तो जाए उनके घर आशीर्वाद ले, इसमें क्या बात है। राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे सदैव खुले रहते हैं। उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग चले जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। जब ये परिस्थितियां पैदा होगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज एक दिन के टिहरी दौरे पर पहुंचे और टिहरी वासियों को करोड़ों की योजनाओं का तोहफा दिया। सिंचाई मंत्री ने टीएचडीसी गेस्ट हाउस से लघु सिंचाई विभाग की 4 योजनाओं का लोकार्पण किया और राजकीय सिंचाई खंड टिहरी और नरेंद्र नगर की 1-1 योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं के तहत जौनपुर ब्लॉक में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 12 पर्वतीय नहरों के पुनर्निर्माण का काम होगा। सतपाल महाराज ने कहा कि पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं जिनके निस्तारण में सरकार लगातार जुटी है। विस्थापन की समस्या पर बोलते हुए कहा इसके लिए कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो 5 नवंबर को बैठक करेगी। बैठक में रौला कोट के 415 परिवारों के विस्थापन का मामला भी रखा जाएगा। केंद्र के मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं और हमारे सारे विधायक हमारे साथ जा रहे हैं और निश्चित रूप में उनकी समस्या को उनके सामने रखेंगे और जो भी केंद्र पैकेज देगा उनकी सहायता के लिए उसको लेकर के हम आएंगे। और मेरे संज्ञान में भी आया कि जो वो डैम है, डैम के ऊपर से 7 बजे के बाद शायद कोई वाहन नहीं जा रहा है, तो उसको भी हम 8 बजे के बाद तो उसको भी हम थोड़ा सा बढ़ाने का काम करेंगे और गृह मंत्री जी से कहेंगे कि भाई उसमें अनुमति दी जाए। केंद्र के मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं और हमारे सारे विधायक हमारे साथ जा रहे हैं और निश्चित रूप में उनकी समस्या को उनके सामने रखेंगे और जो भी केंद्र पैकेज देगा उनकी सहायता के लिए। 3 तलाक के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने वाली उत्तराखंड की काशीपुर की सायरा बानो ने उत्तराखंड महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही मुस्लिम महिलाओं के हक में आवाज उठाई जाएगी। इस मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। सायरा बानो का कहना है कि अभी भी 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। पहले तो मैं इस बात पे फोकस करूंगी कि किसी भी महिलाएं जो हैं, किसी भी महिलाओं के साथ अन्याय ना हो और उनको न्याय मिले और मेरी यही प्राथमिकता रहेगी, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो। मैं महिलाओं से यही अपील करना चाहूँगी, मेरी विशेष तौर से अपील यही रहेगी कि उनके साथ जो भी कुरीति अगर आती है सामने, जो हमारे समाज में जैसे प्रचलित है, कोई भी कुरीति है तो उनका सामना करें, फेस करें।
चमोली में 5वां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की और आने वाली समस्याओं को सुना। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार ने के मुताबिक निकायों में हो रहे विकास कार्यों और समस्याओं को राज्य सरकार को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग सुझाव या प्रत्यावेदन वित्त आयोग की ईमेल पर भी भेज सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तत्कालीन ओएसडी और कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम शर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि उनकी पत्नी और प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजिस्ट सपना श्री का आपसी झगड़ा अब सड़कों पर आ गया है। सपना श्री ने अपने पति पुरुषोत्तम शर्मा पर नाबालिग लड़की को घर में रखने और अपने साथ मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में सपना श्री ने पुलिस को लिखित तहरीर भी दी है। सपना श्री का कहना है कि वो अपने पति से अलग ही रह रही थी और उनकी गैर मौजूदगी में पुरुषोत्तम शर्मा एक नाबालिग लड़की को घर में रखे थे, बेटी बता करके रख रहे हैं, और जब सपना घर पहुंची तो लड़की को मौके से भगा दिया। सपना ने अपने पति पर लड़की के साथ अवैध संबंधों का शक भी जाहिर किया है। साथ ही अपने पति पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। तब शर्मा और मेरी शादी हुई, उनकी भी दूसरी शादी थी, मेरी भी दूसरी शादी थी। जब इसमें और मेरे में संबंध बिगड़े, मैं अपने घर जाके रहने लगी। लेकिन मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि यहाँ 5 महीने से एक लड़की रह रही है, क्योंकि मैं यहाँ आती नहीं, मुझे पता नहीं था। और वो लड़की यहाँ पर इसके साथ रह रही है। किस हद से? ये कहता मैंने बेटी बना ली। क्यों? तेरे 2 बेटे हैं, तेरे बच्चा नहीं है, तुझे बेटी की क्या जरूरत है? तू अपनी बीवी को रख नहीं सका। जिस घर में 3 आदमी मर्द है, किसी परिवार ने अपनी 17 साल की लड़की यहाँ कैसे छोड़ दी? ये खरीद के लाया उसको। उसकी जो दादी है वो फूल बेचती है सड़क के ऊपर, इसने पैसे का प्रलोभन दिया होगा, उस लड़की को यहाँ पे बंद कर रखा है। ये प्राथमिक पत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें जांच की जाएगी, जो जांच में सही हो क्या, ठीक है। ये पति पत्नी का मामला है। ये प्राथमिक पत्र जो है सपना जी के नाम तरफ से। देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज में सामान्य ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आशुतोष सयाना के फैसले के बाद आज से ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई। कुछ खास गाइडलाइन के साथ 5 ओपीडी शुरू की गई है। हर दिन सिर्फ 20 मरीजों को ही देखा जाएगा, जिसमें बाल रोग ओपीडी भी शामिल है। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना का कहना है कि फिलहाल सामान्य तरह से ओपीडी को चलाया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो दोबारा से ओपीडी को लेकर मंथन किया जाएगा। सामान्य जीवनचर्या को तो जो है हमें प्रारंभ करना ही होगा, और एक यह पहल है, और हम 1 हफ्ते बाद पुनः जो है इस पर समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। देहरादून के मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की परेशानी वाले मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए 10 और डायलिसिस मशीनों को लगाया जा रहा है, जिससे यहां आने वाले मरीजों की मुश्किलें कम होंगी। दून मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस विभाग के डॉक्टरों की माने तो यहां पहले से 3 डायलिसिस मशीनें थीं, लेकिन मरीज काफ़ी ज़्यादा आते थे और मजबूरी में यहाँ के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता था। डायलिसिस यूनिट दून अस्पताल में करीब 2005 से चल रही है, और इसकी शुरुआत भी मैंने की थी। हमारे पास उस समय 2 मशीन थी, अभी मशीन हमारे पास 3 मशीन है जो कि वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन हमारे पेशेंट्स की जो नंबर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को पेशेंट को रेफ़र करना पड़ा था बाहर। तो उस चक्कर में उसी वजह से हमने डिमांड की थी कि हमें 10 मशीन, मतलब कुछ मशीनें मिल जाएँ। तो NHM के थ्रू हमें 10 मशीन मिल रही हैं। उत्तराखंड में कोविड-19 के चलते 6 महीने बाद स्कूल खुल गए हैं। हालांकि पहले दिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम दिखी। अभिभावकों के अंदर कई तरह की शंकाएं भी हैं। अगर स्कूल टीचर बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी जानकारी है स्कूल में बच्चों को मास्क से लेकर सैनिटाइजर मुहैया कराए गए हैं। देहरादून से संवाददाता सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट देखिए। 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और उसके बाद स्कूल खुले हैं। कोविड-19 के चलते 22 मार्च से उत्तराखंड में सभी स्कूल बंद थे। इस वक्त मैं GGIC राजपुर रोड में हूँ। मैं 10th क्लास में हूँ और आप देखिए जिन क्लासेस में पहले आपको बच्चों की अच्छी खासी संख्या नज़र आती थी, वहाँ पर अब नई SOP के ज़रिए इस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें बच्चे आपको बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों के पास आपको सैनिटाइज़र नज़र आ रहा है, चेहरे पे उनके मास्क है, यानी पूरी तरीके से वो अवेयर हैं कि कोविड-19 से बचना है, किस तरह की SOPs हैं, कैसे उनका पालन करना है।
जो भी छात्र स्कूलों में आ रहे हैं, छात्र छात्राएं स्कूलों में आ रहे हैं, उनको शिक्षा विभाग ने जो एक अंडरटेकिंग अभिभावकों से लेने की बात कही थी, उसी के चलते वो अपने अभिभावकों से एक सहमति पत्र ला रहे हैं। मेरे ठीक सामने ये वो अंडरटेकिंग है। अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें साफ तौर पे लिखा है कि आपको कफ है, आपको फीवर है, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत है, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लंग डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यानी अगर किसी भी छात्र छात्रा को किसी तरह की दिक्कत होती है तो उनके अभिभावक उन्हें स्कूलों में ना भेजें। और ये GGIC में आप देखिए कि किसी भी तरह ऐसी दिक्कतें नहीं हैं जिससे कि आपको परेशानी हो सकती है। और 10th और 12th की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। सुबह 9:30 से 12:30 का जो वक्त होगा वो 10th क्लासेस का होगा, और 12:30 से करीब 3:30 बजे तक की जो क्लास होगी वो 12th की होगी। और ये कोशिश है शिक्षा विभाग की कि लगातार जो बच्चों का सिलेबस छूटा है वो समय पर पूरा हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। और कोरोना काल में स्कूल खोलने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को कोरोना काल में स्कूल नहीं खोलना चाहिए था। प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विवेक से काम नहीं करते हैं। WHO का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अभी कोरोना के मामलों में इजाफा होगा, बावजूद इसके सरकार मनमानी कर रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। परिस्थितियां हैं, अभिभावक डरा हुआ, सहमा हुआ है और WHO भी लगातार कह रहा है कि कोरोना की महामारी जो है अब फिर तेजी के साथ बढ़ने का काम करेगी। तो मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आए, कम से कम जो है कोरोना पर जो है काबू पाने का काम हो जाए। उसके बाद मैं समझता हूं कि हर अभिभावक चाहेगा कि उसका बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करने का काम करे। सरकार को विवेक से काम लेना चाहिए, विवेक तो है नहीं सरकार। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के कारण पिछले 7 महीने से बंद चल रहे स्कूल खोल दिए गए। पौड़ी जिले में भी सरकारी स्कूल खुल गए हैं, हालांकि निजी स्कूल फिलहाल बंद हैं। 10वीं और 12वीं की क्लास के छात्र स्कूल पहुंचे। इस दौरान सभी स्कूलों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा गया। स्कूल पहुंचने वाले छात्रों की गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई। छात्रों और टीचर्स के लिए मास्क लगाना जरूरी है। क्लास में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। छात्र एक दूसरे से तय दूरी पर क्लास में बैठे हुए नजर आए। हालांकि पहले दिन स्कूल पहुंचने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बेहद कम रही, लेकिन प्रशासन को उम्मीद है कि धीरे धीरे स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ेगी। ऋषिकेश में भी आज 7 महीने बाद स्कूल खुल गए हैं। पूर्णानंद इंटर कॉलेज में 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू हो गई। स्कूल में पहले दिन 50 छात्र पहुंचे। स्कूल खुल जाने पर स्कूल प्रशासन का कहना है कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया है। प्रबंधन ने बताया कि स्कूलों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। स्कूल के टीचर्स ने बताया कि छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जा रही है। हमने अभिभावकों की सहमति मांगी है कि वो अपना प्रपत्र भरण विद्यालय में जमा कर दें। ऐसा ही शासन के आदेश भी हैं और शासन के आदेशों के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक सैनिटाइजर की व्यवस्था है वो मेरे पास पर्याप्त है और ये थर्मल स्क्रीनिंग में मैंने नया मंगवाया है, ये है। और साबुन वगैरह ये सब चीज़ मैंने हैंड वॉश के लिए सब चीज़ की व्यवस्था पूरी कर रखी है। पिथौरागढ़ में इस बार ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का आयोजन नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते 114 साल पुराने मेले को स्थगित किया गया है। हर साल 14 नवंबर को जौलजीबी मेला लगता था, जिसमें भारत, नेपाल, चीन, तिब्बत के व्यापारी शामिल होते थे। वहीं भारत के भी अलग अलग राज्यों से व्यापारी हिस्सा लेने पहुंचते थे। लेकिन इस बार मेले के आयोजन पर रोक लगाई गई है। क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि और व्यापारी इस फैसले से सहमत हैं। और अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ। चमोली में रैणी गांव के ग्रामीणों ने ऋषि गंगा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। गांव वालों की मांग है कि कंपनी गांव की सड़क के लिए NOC दे, जिससे गांव को सड़क से जोड़ा जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 4-5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे आपातकाल की स्थिति में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल रैणी गांव के लोगों और कंपनी के बीच आपसी विवाद के बाद लगातार आंदोलन हो रहा है। प्रशासन कई बार कंपनी और ग्रामीणों के बीच समझौता करा चुका है, लेकिन गांव की छोटी छोटी समस्याओं और उनका निस्तारण न होने से ग्रामीणों में गुस्सा है।
और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।